आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसमें जो पहला चैप्टर लिया गया है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट टाइप क्रैश कोर्स है, इसको पूरा लेक्चर तो नहीं अपन पढ़ा सकते, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके जेई मेन और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबको पता है कि भाई इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kp Kc। जैसे अपन बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिट है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या क्या होते हैं, Kp Kc Kx Kc नॉट एंड Kp नॉट, इतने तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर अपन बात करें कि Kp क्या है, Kp बेसिकली इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सपोज रिएक्शन N2 plus 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये रिएक्शन है। ओके, तो इसका Kp अपन कैसे लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, this divided by partial pressure of N2 partial pressure of H2 का क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई भी रिएक्शन हो लाइक A गैस प्लस B गैस गिव्स C गैस प्लस D गैस, सपोज इस तरह रिएक्शन है, होमोजीनियस प्रोसेस है। अगर इसका हम Kp लिखना चाह रहे हैं तो इसका Kp कैसे लिखिएगा, देखिए पार्शियल प्रेशर C की पावर C, ये C, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है पावर में जाएगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, दिस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। इतना तो लिखना सबको पता होगा, जस्ट रिवीजन है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ओके, तो Kp लिखना तो क्लियर होगा भाई सबको? ओके, तो ये जो है Kp आया। अब सपोज Kc लिखना है, तो अगर Kc लिखना है तो अगर हम रिएक्शन वही ले लें तो इसमें अपन Kc का मतलब है क्या, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो Kc का अपन कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ये आएगा Kc। क्या भाई बात क्लियर है? अब आप बात जरा समझिए, Kc का वैल्यू आ गया, Kp का वैल्यू आ गया। अगर हम बात करें कि यार क्या Kp और Kc में कोई रिलेशन भी होगा, चेक करते हैं। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अगर Kp और Kc में रिलेशन की बात करें, क्योंकि गैसियस मिक्सचर की बात हो रही है, तो अगर गैसियस मिक्सचर है तो अपन यहां पे Pv इक्वल टू nRT लगा सकते हैं, बात क्लियर होगी। ओके, तो क्या Pv इक्वल टू nRT अगर अपन गैसियस मिक्सचर के लिए लगाएं तो क्या P का वैल्यू आप लिख सकते हो N/V/RT, और N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन, यानी दिस इज इक्वल टू CRT। क्लियर करें। सो अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। पार्शियल प्रेशर B क्या होगा, कंसंट्रेशन BRT। पार्शियल प्रेशर C क्या होगा, कंसंट्रेशन CRT। पार्शियल प्रेशर D क्या होगा, कंसंट्रेशन DRT। क्या भाई बात क्लियर है? ओके, अब आपको Kp का एक्सप्रेशन ये लिखा गया था थोड़ी देर पहले, याद करिए, ये लिखा गया था। तो यहां पे हम पार्शियल प्रेशर सी रख दें, पार्शियल प्रेशर डी, सबका वैल्यू पुट कर दें। सबका वैल्यू आप पुट करोगे तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा,
RT की पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी। ये देखो, तो यहां से आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, Kp की वैल्यू, Kp ये जो वैल्यू है ये है Kc, याद करो ये तो Kp है, ये वाली ये वैल्यू क्या है Kc, ये देखो अभी Kc लिखे थे, और ये RT की पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, यानी Kp इक्वल टू Kc RT की पावर A C प्लस डी माइनस A प्लस बी। चेक करें, क्लियर? यानी एक्सप्रेशन क्या बना, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। चेक करें, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। फिर डेल्टा Ng जो है ये क्या है, ये है C प्लस डी माइनस A प्लस बी। अच्छा, C प्लस डी क्या है? It is the sum of stoichiometric coefficient of gaseous product. It is the sum of stoichiometric coefficient of gaseous product minus A plus B क्या है? Sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactant। ध्यान से सुनिएगा, गैसियस की बात हो रही है, अगर सॉलिड और लिक्विड आता है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Kp और Kc में रिलेशन आया। अच्छा, अब अगर Kp Kc में रिलेशन आ गया तो ध्यान समझिएगा, जैसे सपोज H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, ये रिएक्शन लिख दिए। ओके, तो यहां पे आप देखोगे कि डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng देखिए, C प्लस डी की जगह 2 आ गया, A प्लस बी की जगह 2 आ गया, तो यानी डेल्टा Ng कितना हो गया, 0। डेल्टा Ng 0, यानी क्या इस केस में Kp इक्वल टू Kc आएगा? चेक करो। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन -1 दिलाने के लिए बहुत है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp मे बी इक्वल टू Kc, यानी इन विच रिएक्शन Kp may be equal to Kc। ध्यान से, in which reaction Kp may be equal to Kc। A part, first part, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। B part, PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas। C part, H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas। D part, H2 gas plus I2 solid gives 2HI gas। बात जरा समझिए, क्वेश्चन क्लियर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp मे बी इक्वल टू Kc। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लोग क्या कहेंगे कि यार Kp और Kc बराबर कब होता है? Kp और Kc बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा Ng 0 आ गया तो क्या Kp का वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आप देखोगे, यहां पे डेल्टा Ng कितना है, -2, यहां डेल्टा Ng कितना है, 1, यहां डेल्टा Ng कितना है, 0, और यहां डेल्टा Ng कितना है, 1। चेक करें, तो अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए? बताओ भाई, दिमाग लगाओ। अगर आप देखो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपने को एकदम क्लिक करेगा कि आंसर तो इसका सी होना चाहिए, क्योंकि सी में डेल्टा Ng 0 दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें एक लफड़ा है, ये जो बोला है ना मे बी इक्वल टू Kc, ये जो लिखा हुआ है इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ क्या है कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन आए
कि क्या यार Kp का वैल्यू Kc के बराबर कब होगा। तो ऐसा लगता है कि यार Kp का वैल्यू Kc के बराबर कब होगा, जब डेल्टा Ng 0 होगा। लेकिन क्या ये ऑलवेज वैलिड है? नहीं। बात जरा समझिएगा, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, क्या हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा? अब अगर इसमें देखा जाए कि यार Kp इक्वल टू Kc कब होगा, Kp इक्वल टू Kc कब होगा, व्हेन फर्स्ट पार्ट डेल्टा Ng क्या हो जाए, 0। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, Kp का वैल्यू कंफर्म Kc के बराबर होना है। अच्छा सेकेंड पार्ट, अगर मान लो इफ RT का वैल्यू 1 हो जाए, दिमाग लगाओ, क्या भाई समझ में आ रहा है? अगर RT का वैल्यू 1 हो जाए बाई चांस, मतलब टेम्परेचर ऐसा कर दिया जाए कि RT का वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या RT का वैल्यू अगर 1 हो गया तो क्या 1 का पावर कुछ भी कर दो, क्या वो 1 ही रहेगा? इसका मतलब Kp का वैल्यू क्या हमेशा Kc रहेगा अगर RT 1 हो। तो यहां से जो लिखा है मे बी इक्वल टू 0, अभी तो हमें थोड़ी ना पता है कि टेम्परेचर क्या है भाई, मे बी में तो आप कुछ भी टेम्परेचर एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर देखो जब डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है, जैसे इस केस में डेल्टा Ng 0, तो आंसर तो यही है डेल्टा Ng। लेकिन अगर RT का वैल्यू 1 हो गया तो इसलिए इसके आंसर जो हैं चारों हैं। क्यों? क्योंकि अगर RT का वैल्यू 1 हो गया, किसी भी केस में RT का वैल्यू 1 हो गया, तो Kp का वैल्यू Kc के बराबर आ जाएगा। तो इससे आंसर आपका गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अगर लिखा होता कि Kp मस्ट बी इक्वल टू Kc, तो ये तभी होता जब डेल्टा Ng 0 होता, तब आंसर क्या आता, C आता। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? ओके। तो ये Kp Kc लिखना आ गया भाई आपको, कैसे कैसे Kp Kc लिखना है। अच्छा थोड़ा Kp Kc पढ़ लिए, समझ में आया भाई, Kp Kc पढ़ लिए। कुछ अपन बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि आप ना कुछ लोग तो अपने को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो बात जरा समझिए क्या करना है, तो मेरे बारे में भी जान लीजिए। माई सेल्फ राम रतन द्विवेदी, RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, IT डिवीजन हेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, बट आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे भाई? आपके बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना भाई, आप कहाँ हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या है। तो उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम, कहाँ से हैं, किस क्लास में हैं, 12th के हैं, 13 के हैं, सारी डिटेल आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मतलब इन एनी केस आपको अगर मान लो कभी कोई लगता है कि यार सर से कुछ डाउट पूछना है, तो आप इस नंबर पे एक नंबर और भी लिख सकते हैं, ये 2 नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा भाई, हाँ ठीक है यार, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी टीचर की और स्टूडेंट की। तो आप बात कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का रिप्लाई अपन फास्ट देंगे, तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। चलिए आगे बात करते हैं। तो Kp Kc आ गया। अब अपन बात करते हैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अपन लिखा था Kx। यार ये Kx क्या है? Kx बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of mole fraction. Okay, equilibrium constant in terms of mole fraction. जैसे suppose N2 gas 3H2 gas gives 2 ammonia, तो इसका जो Kx लिखने का तरीका है वो है x अमोनिया का स्क्वायर x N2 x H2 का क्यूब। ये सिंपल, यानी जहां अपन प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, वहीं पे अपन यहां पे क्या बात कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। अच्छा इसका कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट होता नहीं, तो मोल फ्रैक्शन का जब कोई यूनिट नहीं होता तो Kx का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ओके अच्छा, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में रिलेशन क्या है? ये ओस्टोल्ड जो अपन डाल्टन्स लॉ जो पढ़े थे,
तो डाल्टन्स लॉ में क्या लिखे थे याद करो, पार्शियल प्रेशर किसी का भी, जैसे सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर, ये रिलेशन है। सो अगर अपन ये बात करें कि भाई केपी, अगर ये बात करें रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स की बात करें कि यार इसमें रिलेशन क्या होगा, तो बात जरा समझिए। कोई भी रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, इसका केपी आप कैसे लिखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया गया था केपी लिखना, कैसे लिखिएगा केपी, केपी का वैल्यू लिखिएगा आप पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दिस डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्या भाई बात क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैसे लिखिएगा, समझिएगा जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं बेटा, P। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू P। ओके, बात क्लियर हो रही। अब देखो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, सबकी तीनों की वैल्यू पुट कर दें, तो यहां से Kp का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x PCl3 x Cl2 डिवाइड बाई x PCl5 इंटू P की पावर 1। चेक करो भाई, यहां P आएगा, P आएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, P माइनस हो जाएगा, P का पावर 1 हो गया। यानी एक प्रकार से ऐसा आप समझो कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, Kp इक्वल टू Kx, ये Kx हो गया ना, क्लियर करना, इट इज Kx इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा Ng। चेक करो, Kp इक्वल टू Kx, P का पावर 1 का मतलब देखो डेल्टा Ng है, तो यानी Kp इक्वल टू Kx टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा Ng। ये Kp और Kx में रिलेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बहुत कुछ, तो ये पूछा जा सकता है। तो Kp और Kx में रिलेशन आया, Kp Kc में रिलेशन आया। अब इसके बाद एक आएगा Kp नॉट एंड Kc नॉट। अब बोले ये यार क्या है Kp नॉट Kc नॉट, तो देखो Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kc क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, Kx क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा, Kp नॉट और Kc नॉट, अब ये बोलो यार ये क्या है भाई, ये तो नाम ही नहीं सुने, ऐसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। Kp नॉट Kc नॉट बेसिकली क्या होता है, एक टर्म आता है एक्टिविटी। क्या टर्म आता है, एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी क्या है, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है एक्टिव मास और दूसरा होता है एक्टिविटी। अब ये हुआ कि एक्टिव मास क्या होता है, पहले एक्टिविटी पढ़ने के पहले आपको हम जो है एक्टिव मास बता देते हैं भाई कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास, अच्छा जनरली क्या होता है कि जो एक्टिव मास होता है ऐसा लगता है कि यार अपने इंडियन है ना, इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो एक्टिव मास बहुत आसान है, जो मास एक्टिव हो वो एक्टिव मास। क्या भाई, जो मास एक्टिव हो एक्टिव मास, जबकि आपको बता दें एक्टिव मास में मास का कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, जनरली आपने जो पढ़ा होगा, जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, वो एक्टिव मास क्या पढ़ा, एक्टिव मास पढ़ा होगा कि यार एक्टिव मास क्या होता है, ये कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, सही है, 99% सही है, बट 1% जो है इसमें गड़बड़ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसा समझो कि कभी कभी क्या होता है, किस्मत खराब होती है। अब किस्मत खराब होती है तो भाई किस्मत खराब कैसे क्या होती, किस्मत ऐसे हम लोग यहाँ राजस्थान में बोलते हैं कि किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट में बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अब बोले यार ऊंट में बैठे आदमी को कुत्ता कैसे काट लेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए।
आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, ऊंट तो बहुत ऊपर होता है, अबे ऊंट ही बैठ गया तो फिर आदमी क्या करेगा? इसको कहते हैं किस्मत खराब होना। तो एक्टिव मास जो 1% गड़बड़ करेगा, बाई चांस अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आपकी फाइल निपटना तय है, -1 की रजिस्ट्री हो जाएगी। तो एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास देखो एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। चेक करें, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, एक्टिविटी देखो अभी अपन को बोला गया कि यार एक्टिव मास जनरली अपन लोग क्या पढ़ते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास अगर मोलर कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम 1 मान लेते हैं। अच्छा, 1 मानते कैसे हैं? बात जरा समझिएगा। इन आइडियल केस जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, बात जरा समझिएगा, इन आइडियल केस एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होता है। तो अगर इन आइडियल केस एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब कि आइडियल केस में ही तो भैया एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ऑलवेज तो नहीं हुआ ना। तो अब हुआ कि यार ये एक्टिविटी कोफिशिएंट फिर क्या है? देखो, एक्टिविटी कोफिशिएंट की अगर बात करें तो थोड़ा सा अपन को आइडिया होगा कि भाई यहाँ एनर्जी और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा। तो सपोज ए से बी रिएक्शन है। अगर ए से बी रिएक्शन है तो ए से बी रिएक्शन हुई कैसे? ए से बी रिएक्शन क्या तरीका है? सपोज इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, एंथैल्पी क्या होता है? ये होता है HB माइनस HA, यानी B का एनर्जी माइनस A का एनर्जी, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। अगर डेल्टा H पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब B का एनर्जी ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट ठीक है नीचे होगा। तो प्रोडक्ट यहां है B और ये यहां है A। अब देखो, इसका मतलब रिएक्शन होनी है तो A को कहां ले जाना है? B में। जब A को B में ले जाना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि A को फोन कर दो, हाँ हेलो B में कन्वर्ट हो जा, भाई ऐसा तो नहीं होता। हर रिएक्शन की क्या होती है? एक सेट कंडीशन होती है। सेट कंडीशन का मतलब उसका क्या क्राइटेरिया, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए। एक टर्म आता है, आपको बताते हैं, यहां तक एक टर्म है, ये है पोटेंशियल बैरियर। क्या है? पोटेंशियल बैरियर। तो होता क्या है कि जब ए को बी में ले जाना है तो कंडीशन होती है कि ए को आपको इतनी एनर्जी देनी है कि वो पोटेंशियल बैरियर में पहुंच जाए। और एक बार अगर ये पोटेंशियल बैरियर में पहुंच गया तो कंफर्म बी बनना है। यानी अपना पर्पज क्या है? अपना पर्पज ये है कि ए को कहां पहुंचाना है? पोटेंशियल बैरियर पे। तो क्या हमारे को ए को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि यहां पहुंच जाए, और एक बार पहुंच गया तो पक्का बी बनेगा। तो ये जो एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी जो अपन ने ये एनर्जी दी है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे तो पोटेंशियल बैरियर पहुंचेगा, पोटेंशियल बैरियर पहुंचेगा तो खटाक से बी बन जाएगा। ये क्या कहानी क्लियर है? अब एक बात समझो, सिंपल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए से बी रिएक्शन की, तो हमने बोलते हैं कि ए का अगर हम 1 मोल लेंगे तो बी का कितना मिल जाएगा? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल हो जाए, सपोज रिएक्शन ऐसे हो जाए कि ए से बी रिएक्शन है, हम कहेंगे ए को 1 मोल लिए तो बी का कितना मोल मिलेगा? 1 मोल। कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स में सब अपन ने यही पढ़ा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार ए का 1 मोल लिए तो बी का 1 मोल मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या माना कि साला एफिशिएंसी तो 100% है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो जब ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो भाई ए से बी 1 मोल से 1 मोल जो बना दिए, ये तो गड़बड़ है। फिर वही बात, गड़बड़ है तो पढ़े क्यों?
ये इसलिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल केस। आइडियल केस की बात करेंगे तो ठीक है। आइडियल तो क्या होता है, आपको सबको पता है, नथिंग इज आइडियल। तो आइडियल कुछ होता नहीं है, लेकिन एज्यूम करके हाँ ठीक है यार होता होगा, इस तरह मान लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली क्या होगा, आप ऐसे सोचो। सपोज सिंपल सा लॉजिक, मान लो पूरी क्लास खचाखच भरी है, एकदम खचाखच एकदम भरी है ना, और क्लास छूटने के पहले अटेंडेंट आया और बोला कि भाई अगली क्लास जो है ऊपर सेकंड फ्लोर में लगेगी। तो बताओ आप लोग खुद सोचो क्या करोगे। क्लास छूटते ही खटाक से क्या होगा, भागना स्टार्ट। अच्छा भागना स्टार्ट लगेगा, जल्दी 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 भागो 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 ऊपर जाना है। लेकिन क्या सारी जनता भागती है? नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, पीछे जो बैक बेंचर होते हैं सीधे बैठे रहते हैं, छोड़ो भाई जाने दो। अच्छा जो बैक बेंचर होते हैं उनके मन में थॉट क्या था पता है? साले पागल हैं, भाग रहे हैं, पगले हैं साले, भागे जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। अब ऐसे सोचो कि ये जो थॉट है कि यार पागल हैं भागे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ बच्चे क्लास छोड़ के गए ही नहीं, जहां बैठे थे वहीं बैठे, छोड़ो भाई बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे सोचो यही कहानी इस रिएक्शन में भी है। अगर ए का हमने 1 मोल लिया, अच्छा लगता है 1 मोल ही तो है भाई, 1 मोल को पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, बट बात 1 मोल की है। लेकिन 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। आपको एक एक के सिक्के दे दिए जाए ना 10 की पावर 23 और कहा जाए गिनो, गिन नहीं पाओगे। 10 की पावर 23 बहुत बड़ा फिगर है। तो ऐसे सोचो कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ए के हैं और उनको एक्टिवेशन एनर्जी देनी है। और कहां टारगेट क्या है? पोटेंशियल बैरियर में पहुंचाना। आप सबने देखा होगा, कभी आप बस से सफर करो या अपनी खुद की कार से करो या मोटरसाइकिल से कहीं रोड में जा रहे हो और एक बकरी वाला खूब सारा बकरी लेके जो है रोड क्रॉस कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो डंडे के जोर पे सारी बकरियों को एक साथ क्रॉस करा सकता है? नहीं। जब वो डंडा मारेगा ना तो कोई बकरी लेफ्ट में भाग रही होगी, कोई राइट में भाग रही हो, कोई बैक गियर लगा रही होगी। याद करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी देंगे तो उनको पोटेंशियल बैरियर में पहुंचना है। तो सोचो कुछ मॉलिक्यूल में तो बहुत जोश होता है, जैसे हमने कहा कि क्लास अगले सेकंड फ्लोर में लगी, भागने शुरू किए, तो इसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या होंगे, खटाक से कोशिश करेंगे कि आप पोटेंशियल बैरियर में जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो वही समझ रहे होंगे, अबे पागल हैं साले भाग रहे हैं, पक्का होंगे, गारंटीड, ये तो मतलब होता ही है। तो यानी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो यहां से हिले भी नहीं होंगे। 2 केस हो गए। तीसरा केस ऐसे सोचो कि अपन जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, बोर्ड का एग्जाम आ गया, छोड़ो भाई अगले साल पढ़ेंगे, अब अपने बस की नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही यहां भी होगा। कैसे? कुछ मॉलिक्यूल तो बहुत तेजी से गए, बहुत तेजी से आज पोटेंशियल बैरियर पहुंच के ही मानेंगे, ठीक है, कुछ तो हिले ही नहीं। दूसरा, कुछ मॉलिक्यूल के मन में ये विचार आया, जो सोचना कैसे विचार आया, कुछ मॉलिक्यूल के मन में विचार आया ऐसे, अबे बहुत दूर है बे, अपने बस की नहीं है भाई, क्या है वापसी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% मॉलिक्यूल पोटेंशियल बैरियर पे नहीं पहुंचे। ये बात तो फैक्ट है कि 100% नहीं पहुंचेंगे। अगर 100% मॉलिक्यूल पोटेंशियल बैरियर पे नहीं पहुंचे तो क्या 100% बी नहीं बनेगा? गारंटीड है 100% बी कभी नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% मॉलिक्यूल पोटेंशियल बैरियर में नहीं पहुंचे तो क्या कभी भी 100% प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट बेसिकली क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रीच द पोटेंशियल बैरियर। बात जरा समझिएगा, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रीच द पोटेंशियल बैरियर। सपोज अपन ने कहा कि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, 95% यानी 0.95 है, यानी जितना आप मॉलिक्यूल लिए थे उसका 0.95 ही ऊपर पोटेंशियल बैरियर में पहुंचा है। यानी कि जो एक्टिव मास, बात जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, एक्टिव मास जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन होगा। सोचो, क्योंकि एक्टिव मास जो है, क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट है और इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 का होगा आइडियल केस में हमेशा, तो मतलब समझ लीजिए अगर रियल केस की बात करेंगे तो लेस देन 1 होगा। तो रियल केस में जो एक्टिव मास होगा वो लेस देन मोलर कंसंट्रेशन होगा। क्या वही बात चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी कभी जरूरत पड़ जाती। तो ये तो था एक्टिव मास की कहानी। अब आता है
कि यार एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या होता है, देखो एक्टिविटी दो तरह से, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो अगर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो इसको मतलब गामा का मतलब बेसिकली एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू partial pressure and this divided by standard pressure। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या हो गया, गामा पी बाई पी नॉट। बात जहां समझिए। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है पी नॉट, ये होता है 1 बार, 1 ATM भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो खत्म है, बेसिकली क्या ये गामा पी के बराबर आया। बस जरा समझो। अच्छा, दूसरा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर बात करें कि एक्टिविटी क्या है, तो ये गामा सी बाई सी नॉट हो जाएगा। सी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर। अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो ये बेसिकली 1 मोलर होते ही क्या हो गया, गामा सी। अब ध्यान सुनो, देखो C और C नॉट इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, यूनिटलेस। गामा एक नंबर है ना, तो इसका मतलब ये बेसिकली एक क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। बस अब सोचो, जब हम Kc लिखेंगे तो Kc में गामा C आएगा, एक यूनिट के साथ। गामा एक नंबर है, लाइक 0.95, 0.9 और C 8 मोल्स पर लीटर आएगा। तो जब Kc लिखेंगे तो यूनिट आएगा, और जब Kc नॉट लिखोगे तो Kc नॉट और Kc हैं बराबर, लेकिन Kc नॉट का और Kp नॉट का कोई भी यूनिट नहीं होगा। बात जरा समझिए। यानी अगर हम ये बात करें कि Kp इक्वल टू Kp नॉट होगा, बिल्कुल, क्यों, कोई फर्क नहीं है। जब आप बात कर रहे हो कि प्रेशर की जगह अपन क्या ले रहे हैं, गामा पी, तो गामा पी रख रहे हैं, तो पहले जब हम Kp रखते तब भी गामा पी रखते थे, लेकिन फर्क था कि गामा पी में पी का यूनिट आता था। लेकिन जब हम Kp नॉट के टर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे, तो P बाई पी नॉट यूनिटलेस हो जाएगा। यानी Kp इक्वल टू Kp नॉट होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और Kp नॉट का कोई यूनिट नहीं होगा, Kp का यूनिट होगा। इसी तरह Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और Kp और Kc और Kc नॉट का वैल्यू बराबर है, लेकिन Kc नॉट का कोई यूनिट नहीं है, Kp नॉट का कोई यूनिट नहीं है। अब बात जरा समझते हैं। अगला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अगर ये ब्रेक किया, ये देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है PCl5 से PCl3 और Cl2। ध्यान रखिए कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन मतलब आता ही है। एक क्वेश्चन तो जेई मेन एडवांस में दोनों में एक क्वेश्चन तो पक्का है। सपोज इसका कंसंट्रेशन है A, ये है 0, 0। अपन कैसे डिसोसिएट करते हैं, A माइनस x, देखिए ऐसे अपन डिसोसिएशन करते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। बात समझिए, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट, यानी 1 मोल रिएक्टेंट से जो डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, चेक करते हैं। देखो A से कितना डिसोसिएट हुआ, x, A से x निकला ना भाई, A माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, A से x निकला,
तो 1 से कितना निकलेगा, खुद ही सोचो। a से x तो 1 से कितना, जैसे 5 आम 25 रुपए के, तो 1 आम सबको पता कैसे निकालते हैं। यानी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई है, चेक करो। यानी a से x तो 1 से कितना, एक्स वाई है। अच्छा, इसको मतलब आप x का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a अल्फा, देखो क्लियर। तो इसको आप लिखने का दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि यार PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो चेक करो। x की जगह a अल्फा रख दो, a कॉमन ले लो, a अल्फा अल्फा, तो इसका जो Kc आप लिख सकते हो, देखना a अल्फा बाई a 1 माइनस अल्फा। ओके, Kc लिखना आ रहा है भाई, ये देखो, ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म्स में। अभी दूसरी अभी बात और करेंगे अपन। सपोज रिएक्शन बात जरा समझो, ये रिएक्शन है। अब अगर मान लो कि इसका t=0 पर a है और ये 0 0 है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो सबको लिखना आ जाता है, ये समझो। कोफिशिएंट आ गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट है, लिखते ही गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहना है। अगर किसी रिएक्शन में कोफिशिएंट आ गया और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टर्म इन्वॉल्व है, बी केयरफुल। 2 अमोनिया गिव्स N2 + CH2, ए इसका मोल है। क्वेश्चन में बोला गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अपने को गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। सो कैसे लिखेंगे, देखो a माइनस ए अल्फा या 2a अल्फा, फिर a अल्फा 3a अल्फा, ऐसे लिखते हैं लोग। अभी बताएंगे गलत सही, अभी बताएंगे क्या है भाई, गलत सही की भी बात कर रहे हैं। यहां आपने ये लिखा तो ये गलत हो गया, क्यों यार गलत क्यों हो गया, 2 था तो 2a अल्फा, a अल्फा 3 अल्फा, गलत क्या है इसमें, बिल्कुल सही लग रहा है। नहीं, यही समझना है, क्योंकि अपन जनरली क्या करते हैं कि कोफिशिएंट देख के अपन डिसोसिएट कर देते हैं, कोफिशिएंट देख के डिसोसिएट किए, बस निपट गई फाइल। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेसिक डिफिनीशन पे जाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेसिक डिफिनीशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। यहां आपने कितना मोल लिया, a। अच्छा, a से कितना निकल रहा है, 2a अल्फा। देखो आप ध्यान से देखो, a से कितना निकल रहा है, 2a अल्फा। अगर a से 2a अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, 1 से कितना डिसोसिएट हो, दिमाग लगाओ, खुद ही सोचो ना भाई। a से 2a अल्फा तो 1 से कितना कितना आया, 2 अल्फा आया, जबकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, अल्फा। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था तो आपने तो 2 अल्फा ले लिया ना भाई, बात समझ में आ रही। इसका मतलब क्या करना क्या है, a माइनस ए अल्फा। देखो ध्यान से, सिंपल, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आपको तो ध्यान रखना है, x के हमेशा a अल्फा निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर आप a कॉमन लो तो a 1 माइनस अल्फा आएगा। तो जब आपको ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा दिखेगा ना, 1 माइनस अल्फा, तब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर ब्रैकेट में a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2 अल्फा बच जाता है, इसका मतलब 1 से 2 अल्फा निकल रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा आपने मान लिया, जबकि क्वेश्चन में तो अल्फा दी थी। तो जब क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया था तो आपने 2 अल्फा क्यों मान लिया। यहां से आप a कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा 1 माइनस 2 अल्फा, यानी 1 मोल से 2 अल्फा निकल रहा है, जबकि इसका मतलब कि आपने जो लिखा ना उसके हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 2 अल्फा, जबकि क्वेश्चन में आपको गिवन था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो लिखने का तरीका ये होगा। अच्छा, यहां क्या लिखिएगा, a अल्फा बाई 2, यहां क्या लिखिएगा, 3a अल्फा बाई 2 समझ में आया। 2 से 1 तो a अल्फा निकल रहा है, तो a अल्फा से a अल्फा बाई 2, इसी तरह ये आ गया। अब इसका आप Kc लिखना हो, Kc लिख लो। Kc का वैल्यू क्या लिखोगे, a अल्फा बाई 2 3a अल्फा बाई 2 का क्यूब a 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो Kc आ जाएगा। देखो क्लियर। अब इस पे जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
देखिए ये क्वेश्चन 2AB3 गैस से A2 गैस 3B2 गैस, आईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन ये है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB3 इज अल्फा एंड प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ब्रैकेट में दिया है कि अल्फा लेस देन 1 है, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है। फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल प्रेशर P। बात जरा समझिए, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आसान है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस का है ना मेंस में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो एडवांस के सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो मेंस में एज सच आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन AB3 का अल्फा है, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में। कह रहा है अल्फा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल प्रेशर P। चेक करते हैं, देखिए 2AB3 गैस gives A2 गैस प्लस 3B2 गैस। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर क्वेश्चन में कभी भी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल की बात ना की गई हो, ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के इनिशियल मोल की बात ना की गई हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, अबे भाई तो हमें क्या पता कितना लियो, तो सिंपल सा तरीका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम क्या पढ़ते हैं, 1 मोल से कितना निकला, तो सिंपल बिगिनिंग में क्या ले लो 1 मोल। क्या भाई बात क्लियर है? बिगिनिंग में अपन क्या ले लेंगे 1 मोल, 1 मोल लेते ही काम क्लियर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितना लिए थे, तो अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो इनिशियल मोल अपन 1 लेंगे। 1 से क्या अब बस यही ध्यान रखना, यही फंस जाएगा मामला। अब यहां से 1 माइनस क्या लिखें, अल्फा 2 अल्फा, कि अल्फा बाई 2 क्या लिखे, इसी पे बात फंसेगी। अगर आपने 1 माइनस 2 अल्फा लिख दिया बाई चांस, क्यों 1 माइनस 2 अल्फा लिखेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, जैसे हम लिखते थे कोफिशिएंट 5 दिखा तो 1 माइनस 5x लिख देते थे। तो अगर यहाँ कोफिशिएंट 2 दिख रहा है 1 माइनस 2 अल्फा लिख दिया ना आपने, बस यही खत्म, क्योंकि 1 माइनस 2 अल्फा लिखते ही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि 2 अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जबकि आपको अल्फा लिखना है अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2। चेक करें, यहां से जो टोटल मोल्स आएंगे, टोटल मोल्स ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया है 1 प्लस अल्फा। क्या इसको आप 1 लिख सकते हैं, क्यों 1 लिख दिए, अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। बात जरा समझिएगा। अच्छा Kp कैसे लिखिएगा, पार्शियल प्रेशर A2 पार्शियल प्रेशर V2 का होल क्यूब पार्शियल प्रेशर ऑफ AB3 का होल स्क्वायर। क्या भाई बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अच्छा ये वो बताओगे कैसे, व्हाट्सएप से बताओगे ना कि सर ये डाउट रहा, थोड़ा स्पीड धीमी रह गई, थोड़ा स्पीड तेज होनी चाहिए, वो आप हमारे सजेशन दोगे तो उसी पे अगली क्लास में जो है काम किया जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर, अच्छा सजेशन देने से जो है ना आप जो है संकोच मत करिए, घर का मास्टर समझिए, घर की बात है, आपको बस एम आपको ये रखना है कि आपको सेलेक्ट होना है, अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सेलेक्ट होना है। आपको कोई भी डाउट है तो मोशन फैमिली आपके साथ खड़ी है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, पिछले करीब आप समझिए 13 सालों से मोशन आईडीजी चल रहा है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो मोशन फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको कोई दिक्कत है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, तो किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर A2, अच्छा पार्शियल प्रेशर A2 क्या होता है, क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, याद आ रहा है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं याद करो,
उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 कैसे लिखिएगा, अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1। 1 क्या लिख दिए, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा था, लेकिन अल्फा लेस देन 1 था। दिस इनटू टोटल प्रेशर P। क्या ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्लियर हो रहा है? देख लो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्लियर हो गया, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का क्यूब। B2 क्या लिखिएगा, 3 अल्फा बाई 2 इंटू P का होल क्यूब। दिस डिवाइड बाई यहां से 1 माइनस अल्फा बाई 1 इंटू P। अच्छा एक बात जरा समझो, 1 माइनस अल्फा लेस देन 1 है, तो इसको भी आप इसको भी निगलेक्ट कर सकते हो, चेक करो। तो यहां से इसको हटा देते हैं क्वेश्चन। तो यहां से Kp का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहां देखो अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया 27, और यहां हो गया P का पावर 4, नीचे है P का स्क्वायर, तो P का पावर 2 बचेगा, यहां 27, और यहां से हो गया 3 का क्यूब हो गया 8, और 8 ये हो गया 16। तो ये हो गया बेसिकली आपका 27 अल्फा की पावर 4 बाई 16 इंटू P स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ये देखो यहां पे आ गया 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और 8 इंटू 2 16 P स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ गया 16 Kp बाई 27 P स्क्वायर इक्वल टू अल्फा की पावर 4। चेक करो, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 16 बाई 27 Kp बाई P स्क्वायर का पावर 1/4। देखो शानदार क्वेश्चन है क्या भाई, अल्फा आया इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल प्रेशर। देख लो आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसान है, बहुत कोई भारी समस्या नहीं है इसमें। क्या भाई बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े फिर, चलो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एक बात और करते हैं जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जेईई मेन में तो पक्का इसी तरह क्वेश्चन आता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। बात जरा समझिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा। वेपर डेंसिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट। और वेपर डेंसिटी टर्म जो होता है, जैसे तुम्हारे से कोई पूछे कि वाटर लिक्विड का वेपर डेंसिटी बताओ, तो वाटर लिक्विड का वेपर डेंसिटी डिफाइन नहीं होता। वेपर डेंसिटी टर्म जो होता है, वेपर डेंसिटी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। ओके, एक तो बात ये समझ में आई। अब जैसे सपोज क्वेश्चन है ये रिएक्शन है, देखिएगा क्वेश्चन ये है कि इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर of PCl5, PCl3 and Cl2 is 92, then find degree of dissociation of PCl5। ये क्वेश्चन है, बात जरा समझिए। यानी अपने को क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। सिंपल, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो क्या तरीका है इस पे अपन बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सपोज PCl5 का हमने 10 ग्राम लिया, कितना ग्राम लिया, 10 ग्राम। 10 ग्राम लिया और 10 ग्राम को जो है कूट दिया, पटक पटक के उसको पाउडर बना लिया, तो क्या लगता है कि टूटने के बाद उसका वेट कितना हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा। अबे मास तो कंजर्व ही रहता है भाई,
कितना भी उसको तुम चीनी ले लो 500 ग्राम, 500 ग्राम चीनी ले लिए, उसको जो है बजाज की मिक्सी में जो है बजाज की मिक्सी में अपन ने क्या कर दिया, पाउडर बना दिया, मिक्सी में पीस के पाउडर। तो बताओ पाउडर का वेट क्या हो गया? बोले पाउडर का वेट बढ़ गया। अबे पगले हो क्या, बढ़ कैसे जाएगा? अगर पाउडर का वेट बढ़ गया तो अपन तो फिर पाउडर ही बना के चाय में डालेंगे ना भाई। जो मास रहेगा, वेट रहेगा जो चीनी का, वो तो फिक्स है, वो तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब कि जितना वेट हम PCl5 का लिए होंगे, क्या मिक्सचर का वेट एट एनी टाइम आप चेक करोगे उतना ही आएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये जो वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये वेपर डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं वही करना है, सीधे कुछ मत करो, मास कंजर्व करा दो। क्या करा दो? मास कंजर्व। कैसे भाई? अपन ने क्या किया, PCl5 गैस लिया और ये ब्रेक हुआ PCl3 गैस और Cl2 गैस में। आपको बताया गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हो और बिगिनिंग का कुछ ना दिया हो, क्या ले लो? 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। क्लियर? टोटल मोल्स, यानी टोटल मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यानी ये मोल्स ऑफ मिक्सचर है। क्या ये कहेंगे कि वेट ऑफ PCl5 एट T इक्वल टू 0 इक्वल टू होगा वेट ऑफ मिक्सचर? चेक करो, वेट तो वही रहेगा। तो कितना मोल था इसका? 1। बिगिनिंग में वेट कितना, मोल कितना था PCl5 का? 1। अच्छा, वेट क्या होता है? मोल इंटू मोलिकुलर वेट। तो 1 इंटू PCl5 का मोलिकुलर वेट 208.5 इक्वल टू, क्या ये कहेंगे कि मिक्सचर के मोल्स हैं 1 प्लस अल्फा इंटू, अगर यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर हो जाए तो आंसर आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर इंटू मोल्स वेट आएगा। तो यानी 208.5 का वैल्यू आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट होता है, तो क्या 92 इंटू 2, चेक करो। तो यानी क्या 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 208.5 डिवाइडेड बाई 184, क्या यहां से सॉल्व करके अल्फा आ जाएगा? चेक कर लो, 1 माइनस ही तो करना है, अल्फा निकल आया। सिंपल, एक लाइन में मास कंजर्व, कुछ नहीं करना है, सीधे मास कंजर्व। अच्छा एक बात और समझो, जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर है ना, उसी को किसी किसी बुक में एवरेज मोलिकुलर वेट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एवरेज मोलिकुलर वेट, सेम चीज है वो, ठीक है। तो सीधे मास कंजर्व कराएंगे और वेपर डेंसिटी आ जाएगी। नोट कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन और, मान लीजिए Na से अपन An लिखते हैं। Na से क्या लिख रहे हैं? An। ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या है? पॉलीमराइजेशन। ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुकों में फॉर्मूला लिखा है, उसको लोग बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों ने भी क्या किया होगा, रट लिया होगा। उसको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा और स्मॉल डी और कैपिटल डी में उसने डिफरेंस कर दिया तो आप रटा हुआ लिखाइएगा और -1 पाइएगा, इसलिए बी केयरफुल। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ ए एंड मिक्सचर, ध्यान से, आर डी एंड कैपिटल डी रेस्पेक्टिवली, ओके, फाइंड degree of polymerization, find the degree of polymerization। degree of polymerization का मतलब बेसिकली अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो डिसोसिएशन की बात कर रहे थे, और ये काम हो गया है एसोसिएशन। ये जो Na से An है डिसोसिएशन नहीं है, इट इज अ एसोसिएशन। सो अगर अपन ये बात करें कि यार ये कैसे निकालेंगे, तो है बहुत आसान, कुछ नहीं, जो आपको बताया गया ना बस वही अगर ध्यान रखोगे तो तुरंत आंसर आएगा। देखिएगा कैसे आंसर आता है। Na गैस से An गैस, 1 माइनस अल्फा, और यहां लिखिएगा अल्फा बाई n। देखो लो, गड़बड़ मत करना, अल्फा अपन ने मान लिया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर जो आ जाएंगे, ये आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ओके।
मास कंजर्व, वेट ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0 इक्वल टू लिखना है आपको वेट ऑफ मिक्सचर, ओके, वेट ऑफ मिक्सचर। तो वेट ऑफ ए कैसे लिखोगे, मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट। मोल कितना माने थे 1, मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखोगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ए का वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है, इक्वल टू मिक्सचर के मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा एन इंटू 2 इंटू कैपिटल डी। ध्यान रखना भाई, तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, डी बाई कैपिटल डी का वैल्यू आया 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाई एन आया, ये देखिए। तो यहां से देखिएगा भाई अल्फा इंटू एन माइनस 1 बाई एन इक्वल टू, देखिए अल्फा एन माइनस 1 बाई एन, और ये इधर आया 1 माइनस डी बाई कैपिटल डी। चेक करें, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एन डिवाइडेड बाई कैपिटल डी एन माइनस 1। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आई? तो ये डिग्री ऑफ वॉल्यूम है। ऐसा कोई तीरंदाजी काम नहीं है कि लग रहा अरे यार ये तो बहुत भारी चीज है, कुछ नहीं मास कंजर्व किया भाई, कुछ नहीं, एकदम बच्चों वाली चीज है। केवल अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी क्वेश्चन आए तो अपने को फोकस किस में करना है, सीधे मास कंजर्वेशन। बिगिनिंग का मास इक्वल टू फाइनल मास कर दोगे, आंसर आ गया, खटाक से आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें।